अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज। और आज बड़े अहम मामलात हुए। कई दिनों से पीटीआई के जलसे की गूंज थी और तरनौल में जलसे के लिए काफिले भी निकलने को तैयार थे, लेकिन फिर अचानक ही जलसा मुलतवी हो गया और नई तारीख दे दी गई 8 सितंबर। जबकि जमात इस्लामी की अगर बात करें तो जमात इस्लामी के धरने और धरनों के ऐलानात का सिलसिला बिल्कुल उसी तरह जारी है जैसे कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं। जबकि 24 अगस्त को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है और महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में शहर कायद के बासियों पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई है और कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। जबकि क्या मुस्तकबिल करीब में जमात इस्लामी की जो तहरीक है वो कुछ असरअंदाज होगी या कुछ अपना असर रखेगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ पर कुछ दबाव बढ़ा है? जबकि पीटीआई क़यादत जलसा मनसूखी के हवाले से वजाहतें पेश कर रही है, क्यों? ये एक अहम सवाल है। और अलीमा खान का ये कहना है कि मौजूदा पीटीआई क़यादत बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए कोशिश नहीं कर रही है, वो चाहती नहीं कि बानी पीटीआई रिहा हो। ऐसा क्यों है, ये भी हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि हुकूमत के हवाले से हम ये देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स आयद किया जा रहा है और जो महंगाई का तमाम बोझ डाला जा रहा है, तो हुकूमत कितने दिन इस तरह से गुजार लेगी और कितना मजीद वक्त उनके पास रह गया है। हुकूमती पॉलिसियों पर और पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात था जिस पर आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और दीगर दोनों के हमरा दीगर शख्सियात भी थी, उनके वफूद भी थे। क्या मामलात हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जबकि आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और पुलिस जवानों पर हमला किया गया कच्चे के इलाके में और अब तक की जो इतलात है रहीम यार खान के इलाके में ये हमला किया गया, रॉकेट लॉन्चर्स मारे गए पुलिस मोबाइल पर। अब तक की इतलात के मुताबिक 11 जवान शहादत नोश कर चुके हैं जबकि 10 शदीद जख्मी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि लापता हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पा रहा। तो ये तमाम आज के मौज़ूआत हैं और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवा दूं आपको। जावेद सिद्दीकी साहब हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, और नजीब अयूबी साहब हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। जबकि मोहसिन काजमी साहब तजियाकार हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। और कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब भी तजियाकार हैं और वो भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जावेद सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। जलसा आपने मंसूख कर लिया और फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ये कैसे? मतलब क्या ऐसी वजह क्या थी जलसा मंसूख करने की? सुबह कोई एक हफ्ते 2 हफ्ते से आप शोर मचाते रहते हैं, उसके बाद अचानक ही आपने एकदम से मुलतवी कर दिया, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आज जलसा मुलतवी हुआ है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए मुलतवी नहीं हुआ। ये आपने देखा कि 8 सितंबर की दूसरी डेट भी आ गई, एनओसी मिल गई, सब कुछ हो गया। तो अब आप ये देखें कि हमने अभी जलसा नहीं किया, लेकिन कितना प्रेशर डेवलप हुआ इस्टेब्लिशमेंट पे कि उसे एक बंदा खास साहब के पास भेजना पड़ा, उनकी मिन्नतें करना पड़ी कि आप कुछ दिन ठहर जाएं और कुछ मामला कुछ मसले जो आपको पता है सियासत में ये सब चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि खास साहब ने हमेशा आपने देखा कि खास साहब ने, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो खास साहब ने हमेशा कौमी मफादात को सामने रखते हुए, आपको याद होगा शायद एक पहले जब गवर्नमेंट गई थी उसके बाद भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था और वो लॉन्ग मार्च फिर इस्लामाबाद की तरफ भारत में चला गया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अब आप देखें कि खान साहब के तकरीबन मुकदमात जो हैं उनमें उनको बरी कर दिया गया है और जमानत भी बहुत सारी मुकदमात में हो गई, लेकिन रिहा नहीं किया जा रहा। तो ये एक साजिश के तहत पीटीआई के जो बानी है ताकि उनका डायरेक्ट आवाम से रब्ता ना हो, ये मैं पहले भी प्रोग्रामों में अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ कि इस वजह से उनको पाबंद सलासर रखा गया है। अगर वो बाहर आए, कारकुनों से उनके डायरेक्ट रब्ते हों, तो ये जो कंफ्यूजन है ये खत्म हो जाए। ठीक है, और फिर बहुत सारे लोग, इसका मतलब जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। ये तो एक अरसे से आप देख रही हैं कि नजीब अयूबी साहब से भी बात कर लेते हैं। जो कंफ्यूजन, ठीक है, नजीब अयूबी साहब से भी बात कर लेते हैं। नजीब अयूबी साहब, आपसे बड़ा आवाम को बड़ी शिकायत है। वो ये कहती है, आवाम को तो वैसे शिकायत, अब तो बेचारे शिकायतों के अलावा कुछ रह भी नहीं गया लेकिन शिकायत उनकी ये है आपसे कि आप धरने बहुत ज्यादा अनाउंस करते हैं और कई धरने ऐसे हैं
अभी माजी करीब में हमने देखा कि कुछ सामने नहीं आया और अचानक से ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के जलसा अचानक से मुलतवी कर दिया गया, तो आपने वैसे ही धरना भी ख़त्म कर दिया। तो क्यों ये एहतजाजी मुजाहरे बगैर किसी मकसद के या नतीजे के क्यों ख़त्म हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे पीटीआई के दोस्तों से बड़ी हमदर्दी है कि उनके साथ ये मामला हुआ, और एक जमहूरी और सियासी पार्टी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें बड़ा एतमाद का एक रिश्ता होता है कारकुन और सियासी लीडर में। तो बार बार मुलतवी होना और इस किस्म के जो एडवेंचरियस किस्म के सदमे होते हैं उससे कारकुन टूट जाता है, क़यादत। अभी आपको एहसास इसलिए होगा क्योंकि आपने अभी इस्लामाबाद में सदमा उठाया है। नहीं, हमने कोई सदमा नहीं उठाया। हमने उस वक्त भी वजीरों की मौजूदगी में जब मायदे का ऐलान हो रहा था, आपको मैं करेक्ट करने की जसारत अगर कर सकता हूँ तो आपने अगर वो सब कुछ देखा है तो वजीरों की मौजूदगी में मौखर करने का ऐलान हुआ, और कंटिन्यूटी है एक पूरी तहरीक में। तहरीक के अंदर कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको माहौल को गरमाए रखना होता है और अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अभी 24 तारीख का धरना अनाउंस है, और हम जो मुस्तकिल काम करते चले आए हैं, तो अवाम को अगर ये धचका लगा कि जी रेट बढ़ गए या उसके एडजस्टमेंट चार्जेस में कुछ इजाफा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी नेपरा नहीं है, जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक नहीं है, और जमात इस्लामी हुकूमत नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो पूरी इस मूव को लीड किया, जनरेट किया, और आज आप देखें कितना बड़ा रुख तब्दील हुआ है कि हम किसी को छुड़ाने के लिए किसी को आज़ाद कराना, किसी को कहना डीजल और किसी को कुछ कहना, इस किस्म के जो अल्फाज का इस्तेमाल सियासी रहनुमाओं का होता रहा, हम पूरी पॉलिटिक्स को एक मरकजी धारे में अवाम के इशूज के साथ जोड़ने में कामयाब हो गए। हुकूमत से लेके अपोजिशन तक हर फर्द, यानी वो लोग भी जो के इलेक्ट्रिक को बेचने में सरे फहरिस्त थे और उनके पेरोल पे काम करते थे, वो भी आज ये बातें करने लगे हैं कि बिजली नहीं, कोई नहीं बोल रहा ना, वैसे भी क्या, वैसे भी आप दाएं देखें तो खामखा, बाएं देखें तो खामखा, कोई कुछ नहीं बोल रहा सिवाय जमात इस्लामी के। अब आप ये देखें, मैं एक बात आपसे सॉरी ये कह रहा हूं कि नेपरा की हेयरिंग होती है, कराची और पाकिस्तान के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे गुफ्तगू होती है, सिवाय हाफिज नईम और जमात इस्लामी के वहां कोई नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने लोगों का मैंडेट लेके आप फार्म 45 में तो चलो ये चक्कर भी मैंडेट का खत्म हो गया, लेकिन वो बोलते क्यों नहीं? उनके पास नशिस्तें तो हैं ना, बात तो कर सकते हैं ना, लेकिन सब खामोश रहते हैं। हाँ, जमात इस्लामी की मूव अब चली है, और मैं समझता हूँ कि जो रेट बढ़ने और कम होने के चक्कर है ना, अब इन्होंने 2 महीने का जो रिलीफ दिया है, ये रिलीफ नहीं चाहिए हमें, तो टैरिफ के अंदर कमी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है ऑन कॉल, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन काज़मी साहब। जी मोहसिन काज़मी साहब, आपने दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुनी। पीटीआई के हमारे यहाँ पर जावेद सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं और नजीब अय्यूबी साहब जमात इस्लामी से बैठे हैं। एक का जलसा मुलतवी हुआ है, दूसरे धरने की बात कर रहे हैं। तो मतलब कैसे देखते हैं आप इनकी गुफ्तगू के बाद जो इन्होंने तौजीहात पेश की हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं? अच्छा, पहले मैं गुफ्तगू कर देता हूँ जमात इस्लामी के मुताबिक। आप ही के लास्ट प्रोग्राम के अंदर जब इनका धरना चल रहा था इस्लामाबाद में, आपने मुझसे सवाल भी किया था, तो मैंने आपसे कहा था ये धरना देंगे और इनके बातचीतें होंगी, मुज़ाकरात होंगे, होगा कुछ नहीं, वो आपने रिजल्ट देख लिया। और आइंदा भी मैं इनके मुताबिक यही कहता हूँ, शौकत इस्लाम बनाया था एक जमाने में, जब से आज तक मैंने आज तक जमात इस्लामी को अपने इन मकासद में कामयाबी नहीं देखी। उसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो मैं, जब ये मुझसे पूछेंगे वजह तो मैं बताऊंगा। जी जी, बताइए क्या वजह क्या है? वजह ये है कि इनके साथ जनरल अवाम की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, आम और खास दोनों की। आपकी सारी सपोर्ट आपकी जमीयत की, आपकी जमात के लोगों की, आपके हम ख्याल लोगों की है। आप जब तक पब्लिक भी नहीं आएंगे, पब्लिक को नहीं साथ देंगे, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और यही वजह है कि आप बार बार ऐलान करते हैं कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये कैसी बात है? जब आपके मकासद थे, आप देख रहे हैं कि कल आप ही ने कहा भी बैठ के कि पीटीआई के साथ जो कुछ वो अफसोसनाक है, तो आपने पीटीआई का साथ क्यों नहीं दिया? आपने एहतजाज क्यों नहीं किया इनके साथ बैठ के?
आपके साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हुई है। तो ये सब चीजें अवाम देखती है, अवाम बाशऊर अवाम है सब। अब ये दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी साहब ने जो अपनी वजूहात बताई, पहली बात तो आप सुनिए कि मुझे हैरत नहीं हुई। हाँ, इस बात तो जरूर हैरत हुई कि इतनी बड़ी कामयाबी को अचानक रिवर्स करना, इसका तो शौक लगा है और खासतौर पर पीटीआई के वर्कर को लगा है। बहुत मुझसे लोगों ने राब्ता किया, ये क्या हो गया, ये क्या, ये पीटीआई लोगों की बात करता हूँ। अब हर एक को समझाना मुश्किल है। माशाल्लाह आप बैठी हुई है चैनल पे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज ये कि सुबह 7 बजे जो अडियाला जेल गए हमारे पीटीआई के करता और उनके लीडर असलम सवाती, तो आज उनकी मुलाकात का दिन ही नहीं। आजम सवाती साहब, आज उनकी मुलाकात का दिन भी नहीं था और 7 बजे कोई नहीं जाता था मुलाकात करने। ये 7 बजे जाने का मकसद ये कि मैं अपनी जिंदगी का तज्जियाती तजुर्बा सामने रख के ये कह सकता हूँ कि इनकी कई छोटी सी डील हुई। उस डील के नतीजे में ये फैसला हुआ कि हम अपना जलसा मंसूख करते हैं। और ये हुआ ये कि जलसा मंसूख करने का फैसला तो बाहर की टीम ने किया है, खान साहब ने नहीं किया है। खान साहब को जाके कन्विंस कर दिया गया कि ये जलसा इस वक्त मंसूख करना हमारे हक में बेहतर है। और मैं आपको इसको बता दूं, इसके बड़े पॉजिटिव नतीजे सामने आएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, ये अकलमंद, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे उसकी। अब ये जरा सा पीटीआई वालों का काम है कि अपने जो चाहने वाले हैं और इनके फॉलोअर्स हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों में हैं, उनको जरा मुतमईन करें। आज का जो उनको सदमा पहुंचा हुआ है, जाहिर है उनसे होना था कि आज 20 से 25 लाख वहां पहुंच रहे थे। अगर ये पहुंच जाते तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत का आखिरी दिन होगा। अच्छा, इसलिए कोई वजह है कि जो भी वहां की इंतजामिया है उसने पहली दफा इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना जो ये फैसला आज भी कर दें। अब जो इनको 8 तारीख मिली है वो गारंटेड है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब वो मनसूख नहीं होगी। अच्छा, अब तक 5वीं मनसूख हुई, अगर ये हिसाब लगाए ना, 5वां जलसा इनका मनसूख हुआ इस्लामाबाद में। 5 दफा इनकी जनाब हुई है। बिल्कुल। और इस वक्त जो है इनका वहां पे जलसा कैंसिल करना मेरे लिहाज से सियासी तौर पे इनको फायदा पहुंचाएगा। अब वो मैं खुल के आपके साथ आपको टीवी पे नहीं बता सकता हूँ। बहरहाल इनके कोई ऐसे मामला हुए थे जो इनकी पार्टी के लिए कुछ चीजें खुद समझने की होती हैं। जी, खुद चीजें समझने की होती है। और मैंने आपको बता दिया, जो मैं बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह 8 सितंबर के बाद ये नतीजे आपके सामने आएंगे। अच्छा, हमेशा की तरह आपकी पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएगी। जी इंशाअल्लाह ये भी होगी। और क्या कहते हैं, मैंने तो आपको तो मुझे तो मकसद कहने के मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, हम तस्दीक़कार है, हम अपनी खबरों से मुताबिक रहते हैं, बाखबर रहते हैं और उसके बाद हर चीज हम नहीं बता सकते। ये तो आप भी जानती है कि हम ज्यादा 30 और 40% बताते हैं और बाकी छुपाते हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो ये इनका काम है, पीटीआई वालों का मौका इनको मिल गया। चले, कुछ चीजें जावेद सिद्दीकी साहब से ही पूछ लेते हैं ना, वो भी कुछ हमें बता दें तो अच्छी बात है। इतने सारे तो हिंट दे दिए जावेद साहब, आप भी कुछ बता दें ना हमें। नहीं, आप देखिए क्या फायदा उठा रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है। एक तो होती है कि लंबी डेट दियो, कि 2-3 महीने की डेट दे दियो। जैसे जमात के अभी एग्रीमेंट हुआ कि 45 दिन या 60 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए सिर्फ हफ्ते 10 दिन, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन की उनको मोहलत दी गई है कि आपको जो भी करना चाहते हैं इसमें कर लें। क्योंकि देखें, अच्छा, बहुत बड़ा जुमला आपने कह दिया, मोहलत दी गई है उनको, मतलब देखें अगर अच्छा आप मुझे एक बात बताएं कि जमात इस्लामी जलसे होते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। मोहलत तो हमेशा अथॉरिटी देती है ना जावेद साहब। नहीं, यहाँ अथॉरिटी जो है वो सबको पता है, फॉर्म 45 है। अच्छा। फॉर्म 47 जो है वो अथॉरिटी नहीं है। अच्छा। वो जबरदस्ती। आप तो 45 पे आ ही नहीं रहे, आप तो 47 कह रहे हैं। इलेक्शन कराओ। नजीब साहब आप अपनी बात में बोलिएगा। 47 पे इलेक्शन, 47। देखें, मसला पता है क्या, मसला ये है कि जैसे जमात इस्लामी का हुआ था, अच्छा बड़ा धरना हुआ था, कोई मसला नहीं हुआ, परमिशन भी मिल गई, हो गया, सब खत्म हो गया। क्रिकेट भी खेली गई थी। हाँ, क्रिकेट भी खेली गई। इसी तरह आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के होते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं था। तो क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई के साथ ये होता है कि उधर लोग भेजे जाते हैं,
खान साहब के पास कि जनाब उनसे रिक्वेस्टें की जाती नहीं, लेकिन जमात इस्लामी के कुछ रैलियों में और धरने में हुए मसले, वो नजीब अय्यूबी साहब से उस दिन भी बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया था वैसे ऐसी बात जिस नहीं तरह हमारे साथ जो हमें बताया जाता है कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप ये नहीं करें, मुल्की मफादात और ये वो बहुत सारी चीजें, आपको भी अंदाजा है कि पहले भी ये हुई थी, पहले भी हमारी रैलियां जो आती थी, फिर खान साहब ने मुल्की मफादात को सामने रखते हुए कि कोई तसादुम न हो जाए, इस वजह से वो मनसूख की। तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि यहाँ की सियासत आप देखें ना, कि जब खास साहब कौमी मफादात के तहत कोई फैसला करते हैं तो कहा जाता है कि जी यू टर्न ले लिया, और जब वो कोई बयान देते हैं तो कहते हैं जी देखें ये लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये कोई लंबा पीरियड नहीं दिया गया, 8 जाहिर सी बात है 10, 12, 15 दिन देखते ही अभी गुजर जाएंगे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आप अवामी जो ताकत, जो मुजाहरा होगा, जो कि सबको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो पीटीआई के, उसमें इलेक्शन में भी आपको अंदाजा हो गया। तो ये सब चीजें देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि तो कुछ मोहलत दी जाए। अब आगे क्या होता है क्या, जैसा अभी मोहसिन काज़मी साहब ने कहा कि जाहिर सी बात है हुकूमत बन गई, लेकिन हुकूमत के साथ इस वक्त ना अंदरूनी मुल्क ना बैरून मुल्क कोई उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो आलमी इदारे हों, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर हों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बिजली के जिस ट्रस्ट लेवल का मसला है, क्योंकि उसकी वजह यह कि आपने 3.5 साल, पौने 4 साल का दौर पीटीआई का भी देखा है, और उसके बाद रिजीम चेंज के बाद अब जो मामला हुए वो भी आपने देखे, उसके खर्चे देखे, और उसमें जो महंगाई का रेशियो है, जो ये रैलियां करते थे महंगाई के खिलाफ पीटीआई के दौर में, जब 150 रुपए पेट्रोल था और 180 रुपए का डॉलर था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अब तक इनकी पोजीशन संभल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जब 10-10 जमातें मिलकर मुल्कों को लूटेंगी या 9 जमातें लूटेंगी मिलके, तो फिर यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। ये सवाल तो मैं पीपल्स पार्टी से भी यही करती थी, यही मैंने सवाल किया जब वो मेरे प्रोग्राम में आया, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि पहले तो आपने लॉन्ग मार्च की थी, अब आप लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम काफी कुछ कर रहे हैं। मैं नजीब अय्यूबी साहब से पूछना चाहूंगी, अभी जलसा हुआ नहीं है, सिर्फ जलसे का ऐलान हुआ था, और आपने देखा कि मियां साहब ने 14 रुपए बिजली का यूनिट कम करने का ऐलान किया पंजाब में। अब आप इनकी जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान बांटा हुआ, ये क्रेडिट तो जमात इस्लामी लेती है, वो कहती है हमारे धरने की वजह से ये 2 महीने का रिलीफ मिला है। तो 2 महीने का मिला था, यहाँ तो हुआ नहीं, और पहले ही ऐलान हो गया, मियां साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जी 14 रुपए हम कम कर रहे हैं। अच्छा। तो अब ये आप देखें ना कि मैं जैसे कहता था पहले भी मैंने प्रोग्राम में आपका कि पाकिस्तान को बांटा हुआ था। पंजाब मियां के वजीर आज़म मियां साहब होते थे, सिंध के जनाब पीपल्स पार्टी, उधर कबायली सरदार, और खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी जमातें। ये पहली जमात है जिसने जोड़ा है, जहां रंग व मजहब और कौमियत से निकल के लोगों ने वोट दिए। अच्छा। जिसका आपने 2024 8 फरवरी को रिजल्ट देखा। ठीक। तो ये खौफ उस सिस्टम और फिर मैं जैसा कि अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इस वक्त मसला सिर्फ बिजली के बिलों का नहीं है, वो तो खैर है ही, वो तो तनख्वाह पे जो असर है, लेकिन तालीम का भी है, सेहत का भी है, रोजगार का भी है, मसाइल का अंबार है। नजीब साहब से बात कर लें। तो सिर्फ हम अच्छा अगर आप बात वाले तो मुझे जमात वाले एक चीज को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात में अगर आप रुक जाएंगे तो मैं कुछ अर्ज करूँ अपना, मैं मेहमान अदाकार के तौर पे। नहीं, आप नजीब साहब प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है नजीब साहब। जी जी, नजीब साहब नहीं, बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। कहानी सुनने तो हम नहीं आए, हम आए इस बात। रामलीला की कहानी 75 साल से सुनाई जा रही है, ये तो अब सियासत में चेंज आया, वरना रामलीला की कहानी तो आपके पुराने पूरे सियासी दौर में सुनते रहे। थोड़ा सा टाइम जी उनसे भी हम पूछ, और खासकर कराची की आवाम। नजीब साहब ये बताइएगा कि आपकी जो जमात लेवल होता है, वो नॉर्मल लेवल होता है कि मैं किस फोरम में किससे मुखातिब हूँ, उस लेवल का हमें ख्याल रखना होगा कि अगर किसी को यही नहीं मालूम कि नवाज शरीफ साहब ने, बादशाह सलामत ने वो 2 महीने का जो रिलैक्स है वो कब देने की कोशिश की, तो ये धरने के उस प्रेशर के बाद है। तो कम से कम इतनी बुनियादी मालूमात तो एक फर्द को होनी चाहिए। अब आ जाएं उस इशू पे जिसका जिक्र 12 जमात इस्लामी कर चुकी है कि ये सारा झगड़ा उन IPPs का है। सबसे पहले इस इशू को जमात इस्लामी ने हाईलाइट किया, बताया कि ये पैसे अवाम से जो लिए जा रहे हैं बिल की मद में, और बार बार जनाब हर महीने उसके अंदर इजाफा हो रहा है, तो ये अरबों खरबों रुपए जा किधर रहे हैं। ठीक है,
सर जी इसमें पीटीआई भी बराबर की शामिल, मेरी बात सुनिए, पीटीआई भी बराबर की शामिल है। 2021 में जो इनको माहिदों को एक्सटेंड किया गया वो पीटीआई का दौरे हुकूमत था। फिर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, इन तमाम के रहनुमा ये आईपीपीस के मालकान भी हैं, यही मुशीर भी होते हैं इस पूरे दौरे हुकूमत में जिनकी आईपीपीस है। आप मेरा सवाल भी तो सुन लें, आप सारी बात तो कर रहे हैं इत्मीनान से, दूसरी वो सारी चीजें सुन रही है, मुझे भी तो बोलने देना। मैं आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ, मैं दे रहा हूँ आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, नहीं आप भी कर लीजिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे सवाल के जवाब दे रहे हैं कि जब आप खुद उस गंगा के अंदर नहा रहे हैं जिसने आवाम को महंगाई के उसमें डुबो दिया है, तो सिवाय जमात इस्लामी के कौन आवाज उठा रहा है? और दूसरी बात कि हम आवाम से लाताल्लुक नहीं है, आवाम के जेन्युइन इश्यूज को हमने उठाया और अब ये एक पैराबोला बनता जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग। अब मैं सवाल करूं आपसे, अब सवाल करूं मैं आपसे, चल अच्छी बात है कि आपने मुझे इजाजत दे दी सवाल करने की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आईपीपीस का मामला आपने उठाया है 2024 से? जी नहीं जनाब, 1994 में जमात इस्लामी ने सबसे पहले आईपीपीस के खिलाफ बात की जब ये बनने जा रही थी। 1994 जब ये बनने जा रही जी, उस वक्त हमने मुखालिफत की, ऑन फ्लोर मुखालिफत की और मुतवातिर। और आपको मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक की जो हम मुखालिफत कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं कि ये भी आईपीपी है। अच्छा। ये हुकूमत का ये आईपीपी है और 200 गुना हमसे ज्यादा पैसे जो बिजली की लागत है उससे ज्यादा सबसे महंगी आईपीपी के इलेक्ट्रिक है कि इसकी प्रोडक्शन उतनी है नहीं जितने आईपीपीस का मामला 2024 में अवाम के सामने आया है, इससे पहले कोई बात नहीं की गई कभी भी। जवान इस्लामी की तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड, और हमारी नजीब साहब देखें, अगर इस तरह से बात 1994 में हो चुकी होती तो फिर तो ये मसला कब का सॉर्ट आउट हो चुका होता। मतलब देखें, एक चीज कोई 30-40 साल पुरानी चीज अभी आप डिस्कस करें और अगर आप कहें कि उस वक्त हमने इनिशियल लेवल पे इसकी मुखालफत ऑन फ्लोर भी की थी, कैसे पास हो गया, कैसे ये चीजें हो गई? देखें ऑन फ्लोर, आपका सवाल मैंने ले लिया, अब आप इसका जवाब सुन लीजिए और दरखास्त करूंगा तसल्ली से सुनिए, 22 हो के ना सुनिए। देखिए आप सुनना पड़ेगा ना आपको। अच्छा। अब 1994 में जिस वक्त ये प्रपोजल आना शुरू हुए, हमारी स्टडी कमेटी ने बताया कि ये आईपीपीस, इन्होंने कहा हम 5 साल के लिए ले रहे हैं ताकि जो कम है पैदावारी लागत वो बढ़ाई जा सके। चुनाते छोटे छोटे प्लांट इन्होंने, जैसे टपाल एनर्जी है और दूसरे हैं, इन्होंने ग्रिड पे डालने शुरू किए। हमने कहा कि नहीं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम कीजिए। आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम नहीं किया कि इलेक्ट्रिक को दोबारा और तिबारा बेच के डिस्ट्रीब्यूशन वहीं का वहीं सिस्टम बोसीदा होता चला गया। आपने डबल कैपेसिटी के माहिदे कर लिए और ऐसे माहिदे जो कभी फ्लोर पे आए नहीं, वो तो अब पता चल रहा है कि इन माहिदों के अंदर ये शराइत थी कि चाहे बिजली बने या ना बने, कौम ने वो पैसे देने हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये चीजें तो 5 साल के बाद उभर के सामने आई और फिर पह दर पे जो ये आईएमएफ की शराइत का कहते थे, आईएमएफ की शराइत नहीं थी, ये खुद इसके अंदर हुक्मरान हिस्सेदार हैं। ठीक है। ये हुक्मरानों की हिस्सेदारी की वजह से ये इनकी जान निकलती है कि आईपीपीस को जब हम बात करते हैं तो इनकी रूह फना हो जाती है कि ये तो हमारे कारोबार के ऊपर वो पड़ रहा है। और ऑब्वियसली पहले दिन में ये मसाइल सामने नहीं आते, इसकी चीजें हमने इंडिकेट करनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ गया। 30 साल लग गए इस मसले को सामने आने में और 30 साल बाद अब हमें पता चला कि इतना नुकसान हो चुका है कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मोहसिन काज़मी साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आज प्रोग्राम में पहली दफा मुझे किसी गेस्ट ने कह दिया कि बायस होकर ना सुनिएगा। मेरा ख्याल है आप तो अक्सर प्रोग्राम में आते रहते हैं और मैं वो वाहिद एंकर होंगी, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ इस चीज पे कि मैं कभी भी किसी की तरफदारी नहीं करती। मेरे सवाल कई दफा बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो मोहसिन काज़मी साहब, अब इस तमाम तर सिनेरियो में आप बताइए कि ये आईपीपीस का मामला तो ये 2024 में सबके सामने आया है। अच्छा, पहली बात है कि आईपीपीस का मामला आम आदमी समझ नहीं पा रहा है इसके अंदर जी। उसकी एक वजह है कि उनको समझाया जान के नहीं जा रहा है। जब से इसका वजूद आया, अगर उसी वक्त से बताते तो उस वक्त से मुखालिफत होती।
आप ये देखें कि ये पावर प्लांट कैपेसिटी इनकी प्रोडक्शन या जनरेशन कैपेसिटी जो कहलाती है वो है 45,000 मेगावाट और आपकी रिक्वायरमेंट जो है पूरे मुल्क की है वो 22,000 मेगावाट। और अच्छा करना चाहे बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होगी इस तरह से भी तो आप 23 से 25,000 मेगावाट कर ले। अब मसला ये कि इन्हें पावर प्लांट तो बनाए उसमें इनको मिला पैसा, उसके अंदर जो भी तरीका है इनको फायदा। असल चीज जो बनाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाया इन्हीं। अब वो बिजली जो एक्स्ट्रा वहाँ पे पैदा हो रही है 50% ज्यादा है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ला ही नहीं पा रहे हैं, इनके पास वो सोर्सेज नहीं है। तो इसका तरीका ये था कि इनको चाहिए था कि ये काम सुबह को दे देते कि डिस्ट्रीब्यूशन आप संभाले, जनरेशन हम संभाले। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैंने 35 साल पावर प्लांट में काम किया है, यहाँ के नहीं मुल्क के बाहर 35 साल, और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट। उस जगह भी लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आज तक एक आदमी नहीं साबित कर सका कि वहाँ लोड शेडिंग होती इस साइड से होती थी। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब जैसे जमात इस्लामी है, इनके पास बहुत मुनज़्ज़म जमात है, मुनज़्ज़म लोग है, इनके पास सोर्सेज है, पैसा है, और ये अपनी तहरीक को बड़ा कामयाब भी बना लेते हैं। लेकिन नाकाम क्यों होते हैं? आप बताएं, कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए आप बैठे थे ना एक जमाने में, आपने कुछ भी नहीं किया। तो जब तक आप नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे मैं उसे कामयाबी नहीं समझूंगा। ठीक। अब आप अकेले लेके झंडा चलाएंगे, साहब सिर्फ जमात इस्लामी इस मुतालबे को पूरा करवाएगी तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। आप बैठे, आप इनके राज बताए, पहले तो लिस्ट ये जाइए कि इस पावर प्लांट के अंदर किस किस का शेयर है। जिस दिन आपको ये मालूम हो गया तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका शुगर केन है एक वो और एक ही है, इन दो चीजों ने मुल्क को तबाह किया है हमारी। ठीक है। और ये सियासतदानों ने किया, किसी और ने नहीं किया। हमारी कपास लैविश कर दी इन लोगों ने की है। सवाल ये कि ये लोग तो सियासत कर रहे हैं 75 साल से, जमात इस्लामी भी कर रही है, तो इनको तो उस वक्त से इनको पकड़ना चाहिए था जब ये गलती कर रहे थे, जब पकड़ना चाहिए था। अब आज ये लोग पकड़ रहे थे तो आज ये पकड़ना इनका जो है वो मेरे लिहाज से, वक्त के लिहाज से मुनासिब इसलिए नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा और नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बड़े अहम टॉपिक्स हैं आज के, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो मसाइल हैं शायद थोड़ा बहुत कोई रास्ता निकल सके या कुछ नई उम्मीद की कोई किरण नजर आ सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, नजीब अयूबी साहब और मोहसिन काज़मी साहब भी मौजूद हैं। जावेद सिद्दीकी साहब से बात करना चाहूँगी। जावेद सिद्दीकी साहब, अभी जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला हुआ, बड़े बयानात आए, बड़ा कुछ आपकी तरफ से भी कहा गया, तो ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ, या शायद लोगों का ये कहना, कुछ माहिरीन का कहना है कि पीटीआई पे प्रेशर डेवलप हो गया, पीटीआई थोड़ा दबाव में आ गई, ऐसा ही है? नहीं, पीटीआई तो खैर जब से बनी है, जब से गवर्नमेंट में आई है, जब से गवर्नमेंट में गई है, दबाव में तो आई नहीं, दबाव में हुकूमत आ गई है। अच्छा, दबाव दे रही है? हाँ, दबाव दे रही है, क्योंकि देखें किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम जिसके साथ होता है प्रेशर उसका होता है, तो जिसके साथ अवाम नहीं है उनका प्रेशर कैसे आ सकता है? अच्छा। वो कोशिश जरूर करते हैं क्योंकि पावर उनके पास होता है, लेकिन प्रेशर में आ नहीं सकते, इसलिए कि लाजमी सी बात है कि अवाम इस वक्त आपने इलेक्शन में देखा 2024 में पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं तबसरे हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि जो अक्सरियत थी वो पीटीआई को, सबको पता अब तो कि ढकी छुपी बात नहीं। अच्छा। तो जब अवाम 80% या 85% या 75% उनके साथ है, ठीक है, आपने उनको हुकूमत में बनाने नहीं दी, वो एक अलग है, वो तो जाहिर सी बात है, जो बंद कमरों के इजलास थे उसमें जो फैसले हुए थे, लेकिन ये हकीकत सबको पता है कि अवाम इस वक्त जिनके साथ है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। वो जिस वक्त अगर चाहे इलेक्शन करवा लें, ये तो बल्ले का निशान नहीं था तो ये रिजल्ट आया, और अगर बल्ले का निशान होता जो रिजल्ट आता वो शायद इससे भी बहुत अच्छा होता। अलीमा खान ने क्यों कह दिया कि बानी पीटीआई को रिहाई नहीं करवाना चाहती मौजूदा क़यादत जो है? बैरिस्टर गौहर पे बहुत बड़ा एक इल्जाम है ये, इसे और क्या कहेंगे? मसला ये है कि इस वक्त जो ऊपर चल रहा है वो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत अपनी जो कार्रवाइयाँ करती है, हर जो जमात होती है मुतहर्रिक उसके खिलाफ, तो जाहिर है बाकी जो जमातें वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अरसे से अंडरस्टैंडिंग से चल रही है। नहीं, आप तो दबाव में नहीं आते ना, मैं इसलिए पूछा मैंने आपसे। ये भी इंशाल्लाह जैसे ही खान साहब
की रिहाई होगी तो आप देखेंगे बहुत सारी चेंज आएगी। अच्छा। हाई लेवल पे भी चेंज आएगी, क्योंकि लाजमी सी बात है कि सबके इल्म में है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क़यादत की बाहर आने का इंतजार है। और उसी वजह से आप देखें इस वक्त कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कुछ वक्त रह गया है, बस खान साहब बाहर आ जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह, अभी नजीब साहब ने IPPS का जिक्र किया जी। और 94 का जिक्र किया, तो 94 का 1994 में 94 में हुए थे, तो उस वक्त जमात इस्लामी किसके साथ खड़ी थी शायद इनको पता नहीं, याद नहीं है। तो उस वक्त एक वो बना था इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। अच्छा। जो नवाज शरीफ के फेवर में बना था। अच्छा। जिसमें सबसे बड़ी जमात इस्लामी जो थी वो उसकी जमात थी, फ्रंट लाइन पे खड़ी थी। अच्छा। क्योंकि मियां साहब को जो प्रमोट किया था, जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, उसमें मरकजी किरदार जो था जमात इस्लामी का था। नहीं, करेक्ट कीजिए आप अपने आप। बिल्कुल करेक्ट, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, करेक्ट उस वक्त PTI नहीं थी, आप जवाब दीजिए, मैं आपको टाइम उस वक्त नजीब आइए, और इनके ऊपर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का इल्जाम भी लगा था, पैसे का भी इल्जाम लगा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। फिर इन्होंने बाद में तरदीद की थी कि हमने कोई उसके जो मुहिम चलाई थी उसमें कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये सब हमारे सामने की बात है, सुनी सुनाई नहीं है, सामने की बात है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आप चाहे तो तारीख निकाल लें कि मियां साहब को प्रमोट करने में सबसे बड़ा हाथ, जबकि ये जिया साहब के खिलाफ थे, लेकिन जिया साहब के जो नुमाइंदे थे उनके लिए इन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि IPPS के वक्त में तो जमात PTI नहीं थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, जमात इस्लामी थी और जो दूसरी जमात थी। इसी तरह के इलेक्ट्रिक के वक्त में मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, मेयर बने थे नेमतुल्लाह खान साहब, वो भी एग्रीमेंट इन्हीं के वक्त में बहुत काम किया था नेमतुल्लाह खान साहब। हाँ, काम बहुत किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन मुआहदों का कभी तशहीर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे अंडरस्टैंडिंग से चल रहे थे। ठीक है। ये PTI वाहिद जमात है कि जिसके सोशल मीडिया ने अवाम को बाखबर रखा हुआ है हर चीज से। ठीक है, नजीब अयूबी साहब क्या कहना चाह रहे थे? अब आप अपनी बात तफसील से कहिए, बताइए। देखिए, बात यह है कि मैं इस बहस पे तो खैर नहीं पढ़ना चाह रहा। अच्छा। कि अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, इसलिए कि उनकी बहन है और उनके जज्बात हैं। 5,000 नहीं, आप इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद पे बात कर लें, मैं उस पर। ठीक है, अभी जितनी भाई उसको समझ, ठीक है, 5,000 रुपए देने की वीडियोस भी आ रही हैं, और इनकी ये सारी चीजें जो है ना, एक सियासी बराहिल में इसके कोई अच्छे असरात सामने नहीं आते। ठीक है। एक फुकदान तो है ना, क्योंकि हर दूसरा आदमी एक दूसरे पे शक कर रहा है कि ये हमारी पार्टी में ये एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे को सेट दिए हैं, ये उन्होंने डाल दिए। तो इस तरीके से एक बहरहाल फजा है, हम हमदर्दी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 1994 में पीपल्स पार्टी थी, मुशर्रफ साहब थे, और उस वक्त MQM थी। MQM 30-35 साल से बिला शिरकत गैर, उस वक्त तो इनका नहीं था, सही कह रहे हैं, हम लोग ये लोग नहीं थे, लेकिन ये कि ये किसी और शेप में, किन्हीं और पार्टियों में थे। और जब इन्हीं पार्टियों में घूम फिर के आते हैं तो इन लोगों का एक सियासी कल्चर डेवलप हो चुका होता है कि बस जो लीडर ने कह दिया, बगैर सोचे समझे वो बात करनी है, उसका हकाइक से ताल्लुक हो या ना हो। अच्छा। लिहाजा ये सारी चीजें अब मैं सुन रहा हूँ ये सारी, लेकिन अब आ जाइए बात कि जिस वक्त IPPS की बात हुई, 5 साल के लिए सबने ये बर्दाश्त किया कि चले जी देखते हैं, हमारे मुल्क में हमें तो यही बताया गया था कि हमारे पास बिजली की पैदावार नहीं हो रही, लिहाजा हम अंधेरों में चले जाएंगे। मिसगाइड किया गया। यस, हम चाहे अवाम है ना, लेकिन ये कि जब ये चीजें आनी शुरू हुई 5 साल के, फिर ये पता चला 5 साल के बाद कि इसमें तो घोस्ट प्लांट के मौजूद हैं, यानी बगास के ऊपर चल रहे हैं और फर्नेस ऑयल के रेट ले रहे हैं। फिर जमात इस्लामी ने फैसला किया कि हम नेपरा के अंदर दरखास्त देंगे कि भाई हमें आप इंटरविनर बनाएं, पार्टी बनाएं, हम बहसियत सियासी जमात नेपरा में बैठते हैं। सारी सियासी जमातें उस वक्त बलूगत के उरूज पे आ चुकी थी, ये तो टेस्ट ट्यूब में थे, बड़े हो गए, लेकिन आज तक इन्हें मौका नहीं मिला कि ये नेपरा के इजलास में बैठे। पीपल्स पार्टी भी नहीं बैठती, MQM भी नहीं बैठती, कोई नहीं बैठता, यानी अवाम के मसाइल तो आज पेट्रोल और बिजली पे शुरू हुए ना, जो जमात इस्लामी ने कहा, इन लोगों के मसाइल ही दूसरे रहे। एक पार्टी कहती है कि जी हम हुकूमत में आ जाएंगे, हम हुकूमत निकल जाएंगे, हमारा गवर्नर हटाओ, हमारा गवर्नर लगाओ, हमें वजारत दो, हमें फला, इसका ये मसला है। दूसरी पार्टी का मसला, नहीं, उसने काम भी किया है। नेमतुल्लाह खान साहब के बाद मुस्तफा कमाल ने बहुत काम किया, फारूक सत्तार ने बड़ा काम किया। मैं उस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन उनकी जो बड़े मसाइल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक पार्टी कहती है हमारा फला आदमी जो है उसको मैं लटका दूंगा, उसको घसीट दूंगा, उसको फसीट दूंगा, यानी सियासत जो है एक बाजारी किस्म के अल्फाज का मजमुआ बन गई थी। उसमें तहजीब, शाइस्तगी और ये सारी चीजों को देखें, हम कम हैं, हम थोड़े हैं, हम जमहूरी तौर पे पूरे
उसके ऊपर नहीं काम कर पा रहे, ये हमें अपनी कमजोरियों का एहसास है। लेकिन इस एहसास के साथ हमें इस बात का भी एहसास है कि हमने 2 नंबरी नहीं करनी, हमें उंगलियों के इशारे नहीं देखने, क्योंकि जो पार्टी उंगलियों के इशारे देखती है वो इक्तिदार में तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है। देर लगेगी, एक तारीख है ना आपकी, तो 75 साल की तारीख है। कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त हम ऊपर की जानिब आएंगे अपनी दयानत, सदाकत और सच्चाई के साथ, तो वो एक देर पा अमल होगा। अभी देखे ना, इक्तिदार में आके 3-3.5 साल में भी नीचे हमने देखा, 35 साल में भी लोगों को नीचे देखा। अभी आपकी तहरीक कामयाब होगी? नहीं, उम्मीद तो यही रखी जा सकती है। जितना ये पेट्रोल बढ़ाएंगे, जितना ये बिजली के बिल बढ़ाएंगे, एक आम आदमी को खुदकशियों पे मजबूर करेंगे, ये इस तहरीक का महमेज है, ये इस तहरीक का महमेज शुरू है। लेकिन 5 रुपए बढ़ के 5 रुपए 75 पैसे बढ़े, ये बढ़ाएंगे, 3 रुपए 60 पैसे फिर बढ़ने वाले हैं। जितने ये बढ़ाएंगे इस तहरीक को सपोर्ट मिलेगी, इस तहरीक को सपोर्ट मिलेगी। और ये अगर आज ये नविश्ते दीवार नहीं पड़ते तो बांग्लादेश में कोई 15 दिन पहले नहीं कह सकता था कि हसीना वाजिद के साथ ये हो जाएगा। देखो का तो जूस निकल जाएगा नजीब साहब। तब तक आप चीजें समझें, बांग्लादेश में कोई कह सकता था 15 दिन पहले भी कि हसीना वाजिद ने सारी हमारी क़यादत को फांसी पे लटका दिया? नजीब साहब, वो सिनेरियो अलग है। नहीं, वो सिनेरियो अलग है, ये सिनेरियो पाकिस्तान में सिनेरियो अलग है। जमहूरियत का गला उन्होंने 17 साल से घोंट के रखा था, मुस्तकिल अनअपोज आ रही थी, सियासी जमातों पे तकरीबन जमात इस्लामी सब पे पाबंदियां थी, और नीचे नीचे जो है लोग लावा पक रहा था, वहां भी लावा पक रहा है। 28 तारीख को आप देखिएगा कि मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल हर एक अवाम का मसला है। अब अगर मैं तो कहता हूं उन दोस्तों से कि जमात इस्लामी की तहरीक की मुखालिफत क्यों कर रहे हो, इसलिए कि जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ बात कर रही है। तो महंगाई, अगर पेट्रोल कम होगा, अगर चीजें कम होंगी, तो भाई आपका बिल भी कम होगा। ठीक है, मोहसिन साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहसिन साहब, अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी, आप समझते हैं बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने नजीब साहब ने एक रेज कर दिया, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ, आप समझते हैं कि बांग्लादेश वाली सिचुएशन पाकिस्तान में है, कुछ ऐसा सिनेरियो है? देखिए, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, उसको जरा ध्यान में रखें तो वो एक कौम एक जबान, एग्जैक्टली, और जबकि हम एक कौम एक जबान नहीं है। ठीक है, हमारे काम में ताखीर हो रही, उनसे ज्यादा जुल्म यहाँ की आवाम पे हो रहा है। बिल्कुल, इतनी खराबी बांग्लादेश में नहीं थी कि हसीना वाजिद को हटाया जाए, इतनी खराबी हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है। जो हुक्मरान खुद अपना ऐलान कर रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, खजाना खाली है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा मसला थोड़ा सा ये है कि मुझे जमात इस्लामी से कोई शिकायत नहीं, एक शिकायत है जब से हमने होश संभाला। अच्छा। वो ये कि जमात इस्लामी बिफोर पाकिस्तान है, पहली बात इनका वजूद जो है बिफोर 47 से है और चले आ रहे हैं। एक तो जब भी मुल्क में माशाल्लाह लगा, इन्हीं ने वेलकम किया, आप पूछ लीजिए इनसे तारीख उठा के। अच्छा, जियाउल-हक का माशाल्लाह हो, या खान का माशाल्लाह हो, ये सबको इन्हीं ने वेलकम किया। फिर मैंने ये देखा कि जब भुट्टो साहब की पार्टी को क्रश कर दिया गया, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज उठी। तो मुस्लिम लीग नवाज का स्टाइल सियासत का नहीं है, उनका स्टाइल है प्रेशर डालने का। वही स्टाइल जमात इस्लामी का है, वही स्टाइल एमक्यू का है। तो मैं कहता हूँ जिस दिन ये सियासत करने आ गए और सियासत सीख गए, तो आप यकीन जाने ये मुल्क बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आप प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम ना करें। आप जाते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम हो जाते हैं। अभी तक तो आप कामयाब नहीं, आप उसको सियासत के तौर पे कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब कराची में मेयरशिप का इलेक्शन हो रहा था या बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो जमात इस्लामी के अमीर सिराज साहब को इमरान खान ने बुलाया था और कहा था कि हम चाहते हैं कि कराची में आप बल्दियाती इलेक्शन हमारे साथ मिलकर लड़ें। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है इनका। तो उन्हीं ने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ लड़ेंगे। अब उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हो गए, जब नताइज सामने आए तो पीटीआई के पास जाना पड़ा। ये थी गलत सियासत। आपको ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। अभी भी आप पीटीआई के हमदर्द नहीं है, छोड़िए पीटीआई, छोड़िए दूसरी लोग, आप हमदर्द बनिए आवाम के। तो आवाम के हमदर्द बनने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए आप अकेला झंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। आपको चाहिए सबको देके चले।
क्योंकि जब सब चलेंगे तो आपकी कामयाबी भी उसमें ठीक है। ठीक है मोहसिन काज़मी साहब, अभी जो ये तनख्वाहदार तबके पे जो इतना टैक्स लगा है और महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप, हुकूमत के पास कितना और वक्त है, कितना वक्त और गुजारेगी हुकूमत इस तरह के टैक्सेस आयद करके अपने अखराजात पूरे करने के लिए, कितना निचोड़ लेगी वो तनख्वाहदार तबके को? देखिए बात यह है कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कफन दफन करते हैं, उसकी जनाजा करते हैं, उसको दफन करते हैं। इस हुकूमत ने माशियत का तो जनाजा निकाल दिया, वो जनाजा पड़ा हुआ है। अब ये कफन दफन का काम कर रहे हैं, ये अवाम देख रही है। ये मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि ज्यादा अरसे की बात नहीं है, जिस दिन एक बहुत बड़ा मनसब है, जिस दिन वो चेंज हो गया, रिसेंटली होने वाला है, तो आप देखेंगे मुल्क के अंदर एक बहुत मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है ये खुदादाद मुमलिकत है, और हमारी जो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, चाहे वो किसी भी मजहबी पार्टी हो या सियासी हो, है मुहिब वतन, इन पर कोई गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा सकता, ना ये गद्दार है। ठीक है, इनकी सियासत। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि आप अभी इतनी कुव्वत नहीं कर सके जो कुव्वत आज पीटीआई के पास आ गई। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया, पीटीआई ने मुस्लिम लीग नवाज को 3rd नंबर पे पहुंचा दिया है, और बाकी का नहीं आप करें। जब तक आप उनके हुकूक को तस्लीम नहीं करेंगे, जो 8 फरवरी का था, इस मुल्क के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है, अब वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। जावेद साहब आपसे भी थोड़ी बात करेंगे और नजीब साहब से भी कमेंट्स लेंगे, तो जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कीजिए आप। अभी जैसे नजीब साहब ने बांग्लादेश का जिक्र किया और उसका जिक्र किया, तो आप देखें कि बांग्लादेश में जो बिहारी थे जिन्होंने उस वक्त एक अहम किरदार अदा किया था, तो नजीब साहब की पार्टी गवर्नमेंट में रहने के बावजूद उनको नहीं ला सकी। MKM का उसमें भी वो शामिल था लाना, लेकिन वो भी नहीं कर सकी। फिर आप ये देखें कि अभी तक जितने भी मुआहदे हुए हैं, जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, उनके जो असरात आना चाहिए वो कभी भी नहीं आए। वो सिर्फ आवाम को बहलाने फुसलाने के लिए, और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो निजाम के खिलाफ लड़ रही है, किसी एक मसले पे नहीं लड़ रही, बल्कि पूरे जो सिस्टम है, जो इस्तेसाली टोला है, उसके खिलाफ लड़ रही है। अच्छा, अब ये भी दावा तो ये भी करते हैं कि वही कर रहे हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर आपने देखा शुरू में पीटीआई के साथ होते हैं, लेकिन आखिरी वक्तों में फिर पीटीआई को छोड़ के दूसरी जमातों के साथ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। नजीब साहब से बात करें, इनका जो मंशूर है वो फिर कुछ और है। ठीक है नजीब साहब, लास्ट कमेंट आपसे। प्रोग्राम ऑन जाते हैं ना, तो लोग देख रहे होते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, उसको मालूमात कितनी है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है या कोई बात कर रहा है। अच्छा, मुझे अपनी बात करनी है कि देखिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। ठीक है, और ये सारे लोग जो अभी किसी लीडर को छुड़ा रहे हैं या किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, ये एक दिन इसका हिस्सा बनेंगे, एक बड़ी कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। हम तो हर तनकीद का जवाब हंस के भी लेते हैं, आने वाली नस्ल के लिए आप एक अच्छा और ऐसा होगा काम करने जा रहे हैं, रुख तब्दील होगा। देखें, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने लूटमार की, उनका अंजाम, मोहसिन साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, ठीक है, कि अंजाम सामने नजर आ रहा है, नविश्ता दीवार पढ़ लें। ठीक है, और इससे हसीना वाजिद को तो देखें, वो एयरलिफ्ट करना पड़ा था, इनको तो शायद एयरलिफ्ट भी ना करना पड़े। हम दिन गिन रहे हैं, 32 दिन रह गए मायदे के ऊपर, और इंशाल्लाह अच्छी चीजें कौम को मिलेंगी, वरना ये एयरलिफ्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ज़राई बहरान, मुआशी बहरान और अब IT बहरान भी मुंह खोले नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है कि मुक़्तदर हल्के फौरी अहकामात सादिर करें, फौरी फैसले लें और आवाम को और मुल्क को इस मसाइल के दलदल से बाहर निकालें। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।